वेलकम बैक, दिस इज ममता वर्मा। सो हमने लास्ट क्लास में हमने अगस्टन सेज है उसको स्टार्ट किया है और हम डीप में वन बाय वन पोइट जो राइटर है उनको कवर करेंगे एक एक करके। सो जिनके नाम से सेज को जाना जाता है, अलेक्जेंडर पोप, द ग्रेट राइटर, द ग्रेट पोइट ट्रांसलेटर, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं। सो अलेक्जेंडर पोप है, इसका टाइम पीरियड है 1688 टू 1744। अलेक्जेंडर पोप था, he was a great writer, poet and translator. So अलेक्जेंडर पोप है, he was born in London in a Roman Catholic family में पैदा हुए थे वो, and at a very young age he studied a lot of language like French, Italian, German. Okay, so he has knowledge about different language. Now at the very young age he was a studious student, काफी पढ़ाकू थे वो, and उन्होंने स्टार्टिंग से ही हमारे जो कैथोलिक राइटर हैं, हमारे जो क्लासिकल राइटर हैं उनको उन्होंने डीप में उनसे काफी इंस्पायर्ड थे और उनको डीप में पढ़ा है। जैसे कि उन्होंने होमर, होरेस, वर्जिल, ओविड, अरिस्टोटल, इनके वर्क से काफी इंस्पायर थे और इनको उन्होंने डीप में स्टडी किया। साथ में उन्होंने विलियम शेक्सपियर को भी काफी डीप में स्टडी किया है और उनके वर्क से काफी इंस्पायर थे। उनकी जैसे सब्जेक्ट मैटर है, उनका थीम था, उनका जो भी पोएटिक डिक्शन था, उनको काफी इमिटेट भी किया है अलेक्जेंडर पोप ने अपने वर्क में। इसके साथ साथ अलेक्जेंडर पोप ने होरेस का एक वर्क था, इलियड और ओडिसी, होमर्स का वर्क था इलियड एंड ओडिसी। इसको ट्रांसलेट किया था किसमें? हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट में इसको ट्रांसलेट भी किया था। ठीक है। सो अलेक्जेंडर पोप है वो जो 18th सेंचुरी की जो ग्रेटेस्ट राइटर थे उनमें से एक थे एंड ही वाज ए बेस्ट क्रिटिक। क्रिटिक भी बहुत अच्छे थे कि उनके सामने कोई नहीं टिकता था, ना किसी को वो बोलने देते थे। सो ग्रेट क्रिटिक भी थे वो। Okay, so at the very young age, at the age of 12, he suffered, spinal pain and also TB, tuberculosis. So due to this, his height increased only 4.6. तो वो मुश्किल से 4.5 फीट तक बढ़ पाए थे क्योंकि उनको स्पाइनल प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से काफी पेन होता था। साथ में उनको टीबी भी था, काफी सफर किया उन्होंने और मोस्टली वो 1744 एज में उनका मतलब 56 या 57 एज में 58 एज में उनका डेथ हो गया था। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट हिज वर्क। ओके, सो फर्स्ट वर्क है पेस्टोरल। पेस्टोरल जो 1709 में पब्लिश हुआ था एंड इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन वर्जिल्स वर्जिल्स पेस्टोरल जो है उस पे बेस्ड है ये। ठीक है। सो इन दिस पोएम ही टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर और आर्ट। नेचर और आर्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे नेचर सुपीरियर है, आर्ट सुपीरियर है। सो यू नो नीड टू डीपली, तो रीड डीपली, आपको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर द टाइटल। जो वर्क डीप में पढ़ना होगा वो मैं आपको बता दूंगी। जस्ट रिमेंबर इट इज बेस्ड ऑन वर्जिल्स पेस्टोरल। वर्जिल्स का जो वर्क पेस्टोरल है उस पे बेस्ड है ये। ठीक है। और पेस्टोरल का पब्लिकेशन है और ये हीरोइक कपलेट में, देखो अलेक्जेंडर पोप के ऑल वर्क है वो हीरोइक कपलेट में ही लिखे गए हैं। ठीक है। नाउ उसका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पोएम है उसकी, दैट इज एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ओके, सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1711। ये एक पोएम है जो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। ओके, एंड इट इज रिटन इन 3 पार्ट। कितने पार्ट में लिखी गई है? 3 पार्ट में लिखी गई है। ठीक है। सो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, ये एक पोएम है जो काफी फेमस हुई थी। सो अलेक्जेंडर पोप की जो एक रिनोन पोएम जिसको बोला जाता है उनमें से
सो ये पब्लिश हुई थी 1711 में और इस पोइम में क्या था, इट इज रिटन इन 3 पार्ट। सो ये क्रिटिकल वर्क है जो वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, हीरोइक कपलिंग में लिखी गई है स्पेशली। और इस पोइम में अलेक्जेंडर पोप है, ही डिस्क्राइब दैट हाउ ए क्रिटिक शुड जज द वर्क, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड क्रिटिक, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए बैड क्रिटिक। एक क्रिटिक को कैसे वर्क को जज करना चाहिए, कैसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसको क्या क्वालिटी होनी चाहिए क्रिटिक और पोइट के अंदर। तो वो क्रिटिक और पोइट दोनों को लिया है कि उसको कितना पढ़ा लिखा डीपली स्टडीज होना चाहिए किसी भी वर्क को करने के लिए। तो ये सब क्वालिटी बताई उसने, क्रिटिक के लिए क्या होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए हैं उसने, अलेक्जेंडर पोप ने। सो ये पॉइंट है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सो हम तीनों पार्ट को 1 बाय 1 करके करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको डीप में करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में वो बताते हैं क्वालिटी ऑफ ए गुड क्रिटिक, क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्रिटिक। ओके, सो गुड क्रिटिक की क्या क्या क्वालिटी होती है वो बताता है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप बताते हैं कि गुड क्रिटिक में, गुड पोएट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सो क्रिटिक का मतलब एक पर्सन हु क्रिटिसाइज एनी वर्क। यहाँ क्रिटिसिज्म का मतलब किसी वर्क को नेगेटिवली क्रिटिसाइज करना नहीं होता कि हम किसी को अब्यूज कर रहे हैं, किसी के वर्क को नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब मैंने लिटरेरी थ्योरी को स्टार्ट किया था तो मैंने, आप मेरे चैनल पे देखोगे कि मैंने लिटरेरी थ्योरी है उसको भी कंप्लीट करवा रखा है। तो जब मैंने लिटरेरी थ्योरी को स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी मैंने लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डिफरेंस बताया था। तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और टू जज एनी वर्क, टू एनालाइज एनी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट। किसी भी वर्क के हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं और उन्हीं बेसिस पे उसको जजमेंट दिया जाता है कि ये वर्क कैसा है, ठीक है। सो क्रिटिसाइज का मतलब नेगेटिव नहीं होता। सो फर्स्ट क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ए गुड क्रिटिक फॉलो, क्या है इसमें, ए गुड क्रिटिक, ए गुड क्रिटिक ऑलवेज फॉलो एनिशेंट। ओके, तो इसने लिखा है कि एक गुड क्रिटिक है वो हमेशा एनिशेंट्स को फॉलो करता है। एनिशेंट्स मतलब जो एनिशेंट क्लासिकल राइटर है हमारे, होमर, वर्जिल, दांते, इन सबको, क्योंकि ये उस टाइम के बहुत ही फेमस फिलोसोफर और पोएट थे, इनकी नॉलेज थी बहुत ज्यादा डीप थी मतलब, ठीक है। तो सेकंड है ए गुड क्रिटिक शुड क्लोज टू द नेचर, क्लोज टू द नेचर, नेचर के क्लोज होना चाहिए। मतलब एक गुड क्रिटिक वही है जो नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करता हो और उसके वर्क में उसका इफेक्ट दिखे, ठीक है। सो मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, उसको एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट के साथ साथ एक्सट्रोवर्ट भी होना चाहिए, उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये सब नॉलेज भी उसको होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है ही शुड बी फ्री फ्रॉम, ए गुड क्रिटिक शुड be free from envy and jealousy। ओके, सो एक अच्छा क्रिटिक वही होता है जो एनवी, जेलसी की जो फीलिंग्स होती है किसी भी इंसान में, इससे फ्री हो बिल्कुल। मतलब अगर वो किसी वर्क को क्रिटिसाइज या जज कर रहा है तो इन फीलिंग्स को उसको अवॉइड करना चाहिए, देन ही विल बी एबल टू गिव द जेन्युइन जजमेंट, तभी वो एक अच्छा जजमेंट दे सकता है। एंड लास्ट है कि ए क्रिटिक शुड बी फ्री फ्रॉम एनवी एंड जेलसी एंड ही शुड बी a good critic should be ability to judge any work। ओके, सो उसके अंदर जज एनी वर्क, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी वर्क को, मतलब किसी वर्क को जज करने की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ओनली देन ही कैन गिव द फेयर जजमेंट। मतलब क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, ही शुड हाउ डीपली स्टडीड, ही शुड हैव लॉट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंसेस। ओके, तो वो एक स्टूडियस पर्सन होना चाहिए, ओनली देन ही कैन गिव द फेयर जजमेंट, फेयर एनालिसिस किसी भी वर्क की, ठीक है।
सेकंड है, ये मेन थी, मतलब मोटी मोटी जो क्वालिटीज है उसने बताई है गुड क्रिटिक की। सो व्हाट इज द सेकंड नंबर पे, उसके सेकंड पार्ट में उसने बताया है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए बैड क्रिटिक। ठीक है, सो यहाँ उसने बैड क्रिटिक की क्वालिटी बताई है, क्वालिटीज ऑफ बैड क्रिटिक। बैड क्रिटिक की क्या क्वालिटीज है ये सेकंड पार्ट में बताया है। तो फर्स्ट उसने बताया है कि फर्स्ट उसका था कि मैलिश या जिसको प्राइड प्राइड। सो मैलिस और प्राइड ये फीलिंग्स हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक जो क्रिटिक होता है, ही शुड बी फ्री फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ मैलिस एंड प्राइड। उसको प्राइड भी होना चाहिए कि हाउ मच ही नो, क्योंकि कभी भी जो लर्निंग है वो नेवर केम टू एन एंड। So always still there are lot of things that we are not aware. So बहुत सारी ऐसी चीजें हमेशा रह जाती हैं कि जिनके बारे में हम कंप्लीट पता नहीं होता। ठीक है, तो नॉलेज जो लर्निंग है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। हम जन्म से एंड लाइफ के एंड तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ हर बार रह ही जाता है। ठीक है, और मैलिस मतलब एक क्रिटिक शुड नॉट हैव द फीलिंग्स टू सी द अदर सफर, कि दूसरों को दुख देख के अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो ये फीलिंग्स भी एक क्रिटिक के अंदर नहीं होनी चाहिए। सेकंड है, he should not be slave of rules, slave of rule। ओके, slave of rule मींस एक गुड क्रिटिक होता है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंजमेंट कर सके। ऐसा नहीं है कि रूल्स में ये लिखा है तो इसी के अकॉर्डिंग वर्क को फॉलो करना है, ये लिखना है, वो नहीं। सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग एक गुड क्रिटिक है, वो अपने हिसाब से किसी भी वर्क को एनालिसिस कर सकता है और फेयर जजमेंट दे सकता है। ठीक है, तो रूल के पीछे बिल्कुल रूल का दास नहीं बनना है। ठीक है, तो कुछ अपने मतलब अपने दिमाग से भी सोचना है कि कैसे इसको टाइम के अकॉर्डिंग कैसे जज करना है। ठीक है, ये सब भी मैटर रखता है। मैलिस एंड प्राइड, लव ऑफ रूल्स एंड लिटिल लर्निंग makes a critic fool। ओके, सो थर्ड इसमें है कि अगर किसी क्रिटिक है या पोइट है, वो अगर उसके पास नॉलेज है वो काफी लिटिल है, मतलब किसी भी चीज के बारे में उसको ज्यादा पता नहीं है, लिटिल नॉलेज है, बहुत हल्का ज्ञान है, दैट ऑल्सो हार्म द क्रिटिक। सो वो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज मेक्स द क्रिटिक डेंजरस। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो वो हानिकारक होती है, काफी खतरनाक होती है। तो अगर आप किसी वर्क को जज कर रहे हो तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। Okay, you should have the experience and knowledge about any work that you are going to judge। Okay, so you should be expert in this field, और इसके लिए आपको deeply study करना चाहिए, तो then only you can judge any work। Okay, so यहाँ क्या होता है कि little learning make a critic fool, little learning नहीं होनी चाहिए। ठीक है, and last one है just 1 minute, yeah, unsound judgment। so unsound judgment का मतलब है कि a critic should have the ability to judge any work। okay, if you are sure 100% that your judgment is correct, you have lot of knowledge, experiences in this particular field, only then you should give the judgment। okay, तभी आपको judgment करना चाहिए, otherwise you should not give the judgment of any work। so unsound judgment नहीं देना। ठीक है, ये थी मेन जो क्वालिटीज होती हैं बैड क्रिटिक की। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि क्रिटिक्स को कैसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्रिटिक्स को वर्क को कैसे जज करना चाहिए। थर्ड पार्ट में उसमें बताया है हाउ ए क्रिटिक शुड जज द वर्क, क्रिटिक को वर्क को कैसे जज करना चाहिए। सो फर्स्ट इसमें आ जाता है कि ही शुड नॉट बिकेम ए स्लेव ऑफ रूल के पीछे नहीं भागना, उसको टाइम के अकॉर्डिंग चेंजमेंट होते रहते हैं। सेकंड ये है कि ए क्रिटिक शुड सी द वर्क एज ए फूल मतलब देखो, एज ए फूल
नॉट ए पार्ट और लाइन। मतलब जो क्रिटिक होता है उसको जजमेंट है, वो किसी भी जो वर्क है उसको जज कर रहा है, तो ही शुड read whole the work properly and only after that he should give the judgment about that particular work. Okay, he should not give the judgment on the basis of single line or single paragraph. किसी भी वर्क का हम सिंगल लाइन और सिंगल पैराग्राफ पढ़ के उस वर्क के बारे में, उस वर्क को हम एनालिसिस या जजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके वर्क के बारे में जजमेंट नहीं दे सकते सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ पढ़ के। तो अलेक्जेंडर पोप का मानना है कि एक क्रिटिक शुड judge the work only after read the whole work of any writer. Okay, तो किसी भी राइटर का पूरा वर्क पढ़ने के बाद उसको मानना है कि the meaning of the work है that is hide inside the whole। तो जो मीनिंग होता है किसी भी टेक्स्ट का वो एज ए फूल में छिपा होता है, न कि एक सिंगल मतलब लाइन या सिंगल पैराग्राफ में। ठीक है, और नेक्स्ट उसने बताया कि क्रिटिक शुड नॉट बी बायस्ड। ठीक है, शुड नॉट बाइस क्या होता है मैं बताती हूँ। बाइस होता है कि अगर आप किसी वर्क को जज करने जा रहे हो, किसी वर्क को आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, आप एक क्रिटिक हो, किसी वर्क को एनालिसिस कर रहे हो कि ये कैसा वर्क है, कि क्या लैंग्वेज है, ठीक है, तो आप में बायसनेस नहीं होने चाहिए। देखो, अगर आप किसी वर्क को जज कर रहे हो और आपको पता है कि ये वर्क किसी पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा लिखा गया है जो काफी फेमस है, मतलब बिग राइटर है, बिग ऑथर है, तो किसी भी राइटर की सारे के सारे वर्क कभी इतने बेस्ट नहीं होते। ठीक है, कोई भी राइटर ले लीजिए, उनका 2-4 वर्क ज्यादा फेमस हो जाते हैं, लेकिन सभी का स्टैंडर्ड, सभी का लेवल है वो उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो हमें ये बायसनेस से फ्री होना चाहिए कि ये वर्क लाइक विलियम शेक्सपियर ने लिखा तो डेफिनेटली इट विल बी बेस्ट। ओके, सो ऐसा नहीं है, हमें बायसनेस से फ्री होना चाहिए। फिर लास्ट में ये था उसका थर्ड पार्ट, बस यही था, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। 2-3 उसने ये बताया था कि कैसे जज करना चाहिए हमें। ठीक है, अब नाउ लास्ट में उसने बताया कि हमें किन राइटर को, अलेक्जेंडर पोप ने बोला कि हमें किन राइटर को मतलब फॉलो करना चाहिए, इमिटेट करना चाहिए। तो कुछ क्लासिकल राइटर्स के नाम दिए उसने, और एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया स्पेशली राइटर से। ठीक है, तो मैं आपको नाम बताती हूँ राइटर के, आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि किस को फॉलो करना चाहिए उसने लिखा है, किन राइटर को उनको फॉलो करना चाहिए जो बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जस्ट 1 मिनट प्लीज। हाँ, इसमें लिखा है वर्जिल, होमर, सॉरी, फर्स्ट है होमर, सेकंड है वर्जिल और एरिस्टोटल, होरेश, लास्ट है लंजाइनस, ओके। तो ये राइटर थे जिनको अलेक्जेंडर पोप ने बेस्ट माना है, और उसने माना है कि एक गुड क्रिटिक होता है, ही शुड ऑलवेज इमिटेट दिस राइटर, क्योंकि ये बहुत बेस्ट फिलोसोफर है अपने टाइम के। तो उसने आप नाम याद रखो, ये सभी एग्जाम में जैसे ऑप्शन में पूछते हैं कई बार। सो व्हाट इज द बेस्ट राइटर अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर पोप दैट वी शुड इमिटेट देम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनको इमिटेट करना चाहिए। तो ये 5 राइटर हैं जिनके अलेक्जेंडर पोप के अकॉर्डिंग कि हमें इन सबको इमिटेट करना चाहिए, ये बेस्ट राइटर हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इसमें कुछ लाइन है जो मैं बताती हूँ एग्जाम में आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बट क्या करें, ये जो पोइम थी अलेक्जेंडर पोप की ये भी काफी लेंथी थी, इसलिए तो इसकी जो लाइन है कुछ, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से मतलब एग्जाम 2 से 3 बार पूछी गई है ये लाइन पे आप है, तो लाइन पे आप लिख सकते हो। ठीक है, या लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग्स, फर्स्ट क्वेश्चन है लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। ओके, एक ये कोटेशन है, लाइन है,
लिटिल लर्निंग, उसने उसमें भी बोला था कि क्रिटिक को कैसा लिटिल लर्नर नहीं बनना, ठीक है। तो वही है, सेकंड था ये। सेकंड लाइन है टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन, ओके, एंड टू फॉरगिव डिवाइन, टू फॉरगिव डिवाइन। सेकंड ये स्टेटमेंट है। और थर्ड है फोर फूल्स रश, फोर फूल्स रश वेयर एंजल fears to tread, where angels fear to tread, ओके। सो ये कुछ कोटेशन है, कुछ लाइन है जो इस वर्क की बहुत फेमस है, ठीक है। ये जैसे ये दो लाइन है, ये दो स्टेटमेंट जो है ये तो एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं, इसको मैंने कम देखा है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके वर्क सबसे पहले तो ऐसे और क्रिटिसिज्म जो पोइम है वहां से है ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इसी के साथ ऐसे और क्रिटिसिज्म है वो कंप्लीट होता है। मैंने डीप में करवाई, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल।